वेलकम टू मो अकेडमी। वेलकम टू अनदर डे ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट विद अस। लास्ट टाइम हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था और जितनी भी जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स मौजूद हैं हमने वो सारी देखी थी, लेकिन मोस्टली वो सारी यूज़ नहीं हो रही होती हैं। 3-4 ही ऐसी हैं जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, जैसे बूलियन हो गई, स्ट्रिंग, नंबर और अनडिफाइंड। ये 3-4 ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं, बाकी होती हैं यूज़ लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स, जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो जिन ऑपरेटर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन और असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से। नहीं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स बेसिक मैथमेटिक्स में वो की या सिंबल्स होते हैं जिनसे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे होते हैं ऑपेरेंट्स पर। ऑपेरेंट्स वो नंबर्स या वो वेरिएबल्स होते हैं जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, और जो चीज़ परफॉर्म हो रही होती है वो ऑब्वियसली ऑपरेशन होती है, और जिनके ज़रिए परफॉर्म हो रही होती है वो ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज अबाउट ऑपरेटर्स हो गई। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में ये तकरीबन वही हैं जो हम बेसिक मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। तो एक एक करके ये देख लेते हैं, फिर कोड में ये विद एग्जांपल देख लेंगे। बहुत बेसिक से ऑपरेशंस हैं, एक एक बार एक छोटी छोटी सी एग्जांपल से मैं करके दिखा दूँगी। वैसे तो ये हम यूज़ करते ही हैं अपने मैथमेटिक्स में, तो ये इतना कोई हार्ड नहीं होगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले प्लस ही यूज़ होता है एडिशन के लिए, माइनस यूज़ होता है सब्ट्रैक्शन के लिए, स्टेरिक यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अच्छा, डबल स्टेरिक यूज़ होता है एक्सपोनेंशिएशन के लिए। मतलब ये कि अगर हमें किसी नंबर की पावर निकालनी है, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2 की पावर 3 निकालनी है तो मैं लिखूँगी 2 डबल स्टेरिक 3, तो वो मुझे 2 की पावर 3 निकाल के दे देगा। ये वही काम करती है जो math.pow का फंक्शन करता है, जिसमें हमने ये अभी नहीं पढ़ा, लेकिन एक मैं आपको जनरल नॉलेज दूँ कि math.pow का फंक्शन यूज़ होता था पावर निकालने के लिए। फिर हमारे पास ये ऑपरेटर आ गया, तो अब हम ये इजीली यूज़ कर लेते हैं। किसी भी अगर हमें नंबर की, किसी वेरिएबल की पावर निकालनी हो तो हम इजीली इससे निकाल लेते हैं। अच्छा, ये फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होता है डिवीजन के लिए। अच्छा, ये परसेंटेज का सिंबल यूज़ होता है मॉडुलस निकालने के लिए। ये बेसिकली मॉडुलस ऑपरेटर कहलाता है। जब भी हम डिवीजन परफॉर्म करवाते हैं किसी मतलब कहीं भी नंबर पे या नंबर्स पर ही, जैसे हम तो मैथमेटिक्स में तो हम नंबर्स पर डिवीजन परफॉर्म करवाते हैं ना, तो उसमें 2 रिज़ल्ट्स आते हैं हमारे पास। एक कोशेंट आता है और एक रिमाइंडर आता है। तो जो रिमाइंडर होता है वो हमें देता है मॉडुलस ऑपरेटर। अच्छा, ये डबल प्लस और डबल माइनस का क्या सीन है, मतलब ये कि अगर हमें, ये बेसिकली यूज़ होता है लूप्स में। जब हमें किसी भी चीज़ में 1 प्लस करना हो या 1 माइनस करना हो, वहाँ पे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। मतलब ये कि हम एक्सप्रेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस 1, मतलब जो भी x के अंदर वैल्यू है उसके अंदर 1 प्लस हो जाए, या x माइनस 1 1 माइनस हो जाए। या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x प्लस प्लस, मतलब वो ऑटोमेटिकली x के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसमें 1 प्लस कर देगा। इसी तरह x माइनस माइनस से वो 1 माइनस कर देगा। तो ये सिंपल ऑपरेशंस होते हैं, तो इन्हें हम कोड में भी देख लेते हैं एक बार। वैसे कोई इतना कुछ भी हार्ड नहीं है, ये हम मैथमेटिक्स में परफॉर्म करते रहते हैं, तो इनके बारे में अच्छी तरीके से आइडिया भी होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ console.log, मेरी पूरी कोशिश होती है कि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो कि वो देखने में मुश्किल हो या थोड़ी सी बोरिंग हो जाए, और ऐसा भी ना हो कि कोई भी चीज़ मिस हो जाए मुझसे। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि वीडियो में सारी चीज़ें कवर भी हों और वो इतनी लंबी भी ना हो। सबसे पहले हम एडिशन का ऑपरेटर किसी भी 2 नंबर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 + 3, सॉरी 3, इसको सेव करूँ, ब्राउज़र पर आएंगे, ये पहले से ही लाइव किया हुआ है मैंने, इंस्पेक्ट करेंगे कंसोल, ये मुझे दे रहा है 5, जो 2 + 3 का जो आंसर है वो मुझे वहाँ पर दे रहा है। हम चाहें तो इसको वेरिएबल में स्टोर करके भी प्रिंट करवा सकते हैं। अगर मैं लिख दूँ लेट x = 2 और लेट y = 3 और इसको सेव करूँ। अच्छा, इधर x + y, इसको सेव करेंगे, यहाँ पे ब्राउज़र पे आएंगे तो वो सेम वही रिज़ल्ट दे रहा है जो हमें नंबर्स का यूज़ करते हुए दे रहा था। अच्छा, अब इसी तरह ये सिंपल से ऑपरेशंस हैं जो हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी यूज़ करते हैं। तो मैं यही चारों
ऑपरेशंस में यूज़ करके दिखा दूँगी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में। यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर और ये फॉरवर्ड स्लैश डिवीजन का ऑपरेटर। इसको सेव करेंगे। अच्छा, माइनस में वो क्या करेगा, 2 - 3 मुझे -1 देगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 2 3 ज़ा 6 देना चाहिए उसको, और 2 डिवाइडेड बाई 3 वो मुझे डेसिमल में आंसर देगा। तो ये वो सारे रिजल्ट्स हैं जो इन चार ऑपरेशंस को परफॉर्म करने से आ रहे हैं। ये तो वो ऑपरेटर्स हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते ही हैं। अब वो देख लेते हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं। एक्सपोनेंशियल, मॉडुलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल मैंने आपको बताया था कि यूज़ होता है किसी भी नंबर की पावर निकालने के लिए। अगर मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, और अगर मुझे चाहिए 2 की रेज टू द पावर 3, तो मैंने यहाँ से इसको सेव किया। यहाँ पर आकर रिजल्ट देखेंगे तो उसने मुझे 2 की पावर 3 दे दी। तो बेसिकली जो डबल स्टेरिक यूज़ होता है वो किसी भी नंबर की पावर निकालने के लिए यूज़ होता है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं लिखूँ एक्स स्टेरिक 3, ओ सॉरी स्टेरिक वाई, तो एक्स के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है 2, वाई के अंदर क्या वैल्यू रखी हुई है 3, तो मुझे सेम रिजल्ट निकाल के देगा यूजिंग वेरिएबल्स। इसको यहाँ से सेव करेंगे, डॉक्यूमेंट पाएंगे तो उसने मुझे सेम रिजल्ट निकाल के दिया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर का मैंने आपको बताया था कि ये हमें रिमाइंडर देता है। अगर मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग और मुझे चाहिए रिमाइंडर 6 को जब हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, हमारे पास 0 आता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, वो हमें दे रहा है 0। यही काम जो मैंने नंबर्स के थ्रू करवाया है, इसी को मैं वेरिएबल्स के थ्रू भी कर सकती थी। वेरिएबल्स में लेकिन 2 और 3 पड़ा हुआ है, तो अगर मैं इसको अपडेट कर दूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लेट का वेरिएबल अपडेट तो हो सकता है, तो सॉरी एक्स में मैं रख देती हूँ 6 और वाई में 2। इसको सेव करेंगे। सॉरी इधर तो मैंने एक्स और वाई रखा नहीं, एक्स वाई रखा, और इसको सेव करेंगे। यहाँ पर आएंगे और ये इधर भी 0 ही दे रहा है, तो मतलब वही सेम ऑपरेशन आप नंबर के थ्रू भी परफॉर्म करवा सकते हो। लेकिन अगर जैसे कोई वैल्यू है जो वेरिएबल में आके स्टोर होगी, फिर वेरिएबल के ज़रिए आपने ये वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हो, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं वो ऑपरेटर्स जो आपको नहीं पता होंगे इससे पहले, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर भी एक और मज़ीद कॉन्सेप्ट होता है प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट, और पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट, वो भी आज हम देख लेंगे कोड में। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मैंने सारे टेबल्स लिए हैं ये W3 स्कूल्स की वेबसाइट से लिए हैं। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको कोई भी लैंग्वेज की डॉक्यूमेंटेशन देखनी है तो आप इजीली यहाँ से आके देख सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस मौजूद होता है, जो भी टेक्नोलॉजी के अंदर चीज़ें होती हैं वो सारी इधर मौजूद होती हैं। ये सारे टेबल्स मैंने यहीं से उठाए हैं। तो आ जाते हैं वापस, अब हम लोग कोड में देख लेते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि एक कॉन्सेप्ट होता है प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट। अब उसमें होता क्या है, सिंटेक्स पहले देख लेते हैं। प्री इंक्रीमेंट का सिंटेक्स इस तरह से होता है, और अगर यहीं पे हम प्री डिक्रीमेंट देखें तो प्री डिक्रीमेंट का इस तरह से होता है। अच्छा, पोस्ट इंक्रीमेंट का ये होता है और पोस्ट डिक्रीमेंट का ये होता है। अब इन चारों में मतलब इन दोनों में फ़र्क क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट में, प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, इन सब चीज़ों में फ़र्क क्या है। देखें, यहाँ पर जब हम लिखते हैं प्री इंक्रीमेंट तो उसका मतलब क्या होता है, आप कहीं पे भी ये लाइन ऑफ कोड लिखोगे तो उसका मतलब क्या है कि एक्स की जो भी वैल्यू है, मैंने क्या बताया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, वो कोई भी वैल्यू जो वेरिएबल में रखी हुई होती है वो उसमें सिंपली 1 ऐड या 1 माइनस कर देता है। प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का बेसिक काम तो यही होता है।
लेकिन इसमें फर्दर क्या कॉन्सेप्ट आ गया है कि प्री इंक्रीमेंट भी हो सकता है और पोस्ट इंक्रीमेंट भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं पे अगर प्री इंक्रीमेंट लगाते हो तो वो क्या करेगा कि पहले वो वैल्यू को अपडेट करेगा, फिर आप वैल्यू को यूज़ करोगे, मतलब आप उसी लाइन पे आपको अपडेटेड वैल्यू दिख जाएगी। जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले पुरानी वैल्यू यूज़ होगी, उसके बाद वो वैल्यू को अपडेट करेगा, मतलब उस लाइन में आपको जो है ना वो कोई चेंज नज़र नहीं आएगा वैल्यू में, लेकिन आप उसको आगे एक्स की वैल्यू को जहाँ पे भी यूज़ करोगे आपको वो अपडेटेड नज़र आएगी। इसी तरह प्री डिक्रीमेंट है और पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो इसको हम कोड में देख लेते हैं, कि कोड में देखेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर अभी x की मौजूदा वैल्यू क्या है 6। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कंसोल डॉट लॉग, ओहो ये क्या लिख गया इधर, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लगाऊँ प्री इंक्रीमेंट, तो अब होगा क्या कि x की जो भी वैल्यू है ना, x की यहाँ पे वैल्यू क्या है 6 है, x की जो भी वैल्यू है पहले वो उसके अंदर 1 प्लस करेगा और फिर वो x को यूज़ करेगा। मतलब क्या कि मैंने x को किस काम के लिए यहाँ पे यूज़ किया, x को यहाँ पे प्रिंट करना है, तो पहले x में वैल्यू ऐड होगी और यहीं पे प्रिंट हुई हुई अपडेटेड वैल्यू नज़र आ जाएगी। तो अब इसको देख लेते हैं, चेंजेस सेव करेंगे, ब्राउज़र पर आके देखेंगे तो इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल पे जाएंगे। इससे मुझे क्या दे दिया, इससे मुझे 7 दे दिया। मतलब क्या, x की वैल्यू क्या थी 6 थी, फिर वो इसी लाइन में अपडेट हुई और फिर यूज़ करी उसने प्रिंट करवाने के लिए, तो उसने मुझे 7 दे दी। अगर मैं यहीं पर यूज़ करती पोस्ट इंक्रीमेंट का, तो वो क्या करता, वो पहले पुरानी वैल्यू x की वैल्यू यूज़ करता, उसके बाद फिर वो मुझे अपडेट करता। तो अभी x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर x की वैल्यू हो चुकी है 7, अभी मौजूदा x की वैल्यू 7 है। अब इससे होगा क्या, x की वैल्यू 8 हो जाएगी, लेकिन 8 कब के लिए होगी, 8 तब के लिए होगी जब आप आगे x को कहीं यूज़ करोगे। इस लाइन में वो x की पुरानी वाली वैल्यू 7 को ही यूज़ करने वाला है। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पर आएंगे, देखो इससे यहाँ पे मुझे क्या दिया 7 दिया, मतलब x की पहले इसने वैल्यू यूज़ करी उसके बाद फिर अपडेट करी। अब अगर मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू अब यूज़ करूँ, अब प्रिंट करवाऊँ, तो क्या आएगा, यहाँ पे x की अपडेटेड वैल्यू आएगी जो पिछले लाइन में अपडेट हुई। मतलब 7 थी, उसने एक इंक्रीमेंट किया और x की वैल्यू हो गई 8। सेम यही चीज़ होती है डिक्रीमेंट में बस माइनस हो रहा होता है, कॉन्सेप्ट सेम यही है। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे अगर मैं प्री डिक्रीमेंट लगाऊँ तो उसका क्या करेगा, वो x की वैल्यू अभी क्या है, x की अब वैल्यू हो चुकी है 8, ठीक है। अब उसको क्या करना है, वो पहले 1 माइनस करेगा, फिर x को यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करेगा। इस लाइन में वो क्या करेगा, मैं इसको डिक्रीमेंट लगा देती हूँ ऑपरेटर। अब इस लाइन में वो क्या करेगा, इस लाइन में हो चुकी होगी वैल्यू x की 7 ही, ठीक है। अब पहले वो x की वैल्यू को यूज़ करेगा प्रिंट करने के लिए, फिर वो अपडेट करेगा, मतलब फिर उसमें से 1 माइनस करेगा। जब हम यहाँ पर आएंगे तो x की वैल्यू क्या हो चुकी होगी 6, तो इस लाइन में उसको 7 प्रिंट करना चाहिए और इस लाइन में भी उसको 7 प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि इधर अपडेट इसके यूज़ करने के बाद होगी, और इस लाइन में वो 6 प्रिंट करेगा। तो देख लेते हैं हमारे पास यही तरतीब में प्रिंट हो भी रहा है कि नहीं। मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ से मैं कमेंट रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि ऊपर तो x की जो वैल्यू थी वो तो मैंने हटा दी है, तो x की अब क्या वैल्यू हो गई है अपडेट होने के बाद 8। तो मुझे उसको यहाँ पे क्या देना चाहिए 7, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे 6। तो यहाँ पे चेंजेस को सेव करते हैं, यहाँ पर आएंगे तो अच्छा ये देखें, इससे मुझे 8 में से 1 माइनस किया, 7 दिया, फिर ये पहले पुरानी वैल्यू यूज़ करी पोस्ट डिक्रीमेंट ने, उसके बाद फिर अपडेट उसने इधर ही कर दी, लेकिन यूज़ करने के बाद फिर अगर हम x को प्रिंट करवाते हैं तो उसने मुझे 6 दिया। तो ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट और इसके अंदर पोस्ट और प्री का कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें उम्मीद है कि क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट
ऑपरेटर्स की तरफ, जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास 3 ऑपरेटर्स हैं, एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ये तीनों हम कोड में देख लेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो है ना, ये मोस्टली यूज़ होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ। कंडीशनल स्टेटमेंट्स अभी हमने प्रॉपर्ली नहीं स्टडी करी, लेकिन इफ़ स्टेटमेंट का मैंने पिछले दफ़ा भी एक छोटी सी एग्जांपल दी थी, तो वो एक कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है। हम एग्जांपल में उसको आज भी यूज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत और इफ़ का पता चल जाएगा। फिर जो है ना, आगे हम कम्प्लीटली इन डेप्थ इसको देख लेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। अभी एग्जांपल के लिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या होता है। अच्छा, इफ़ का मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, पहले मैं सिंटेक्स कंप्लीट करूँ। यहाँ पे लगता है एल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इफ़ के साथ राउंड ब्रैकेट्स लगती हैं, यहाँ पे कंडीशन आती है। अगर तो ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ का ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, वरना एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। ये सिंपल सी इफ़ की कंडीशनल स्टेटमेंट की कहानी होती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि लॉजिकल एंड किस तरह से यूज़ होता है। सबसे पहले मैं लॉजिकल एंड का दिखा देती हूँ। अगर हम लॉजिकल एंड लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इफ़ स्टेटमेंट में यहाँ पर भी कंडीशन लिखी हुई होगी और यहाँ पर भी कंडीशन लिखी हुई होगी। लॉजिकल एंड क्या करता है, जब यहाँ की दोनों कंडीशंस ट्रू हों, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हों, तो वो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करने देता है, वरना एल्स के ब्लॉक की तरफ आते हैं हम। वहीं पर अगर हम लॉजिकल और का देखें तो लॉजिकल और क्या करता है कि अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो हम ये वाला ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर दोनों ही ट्रू ना हो, दोनों ही फॉल्स हों, तो हम एल्स की तरफ जाते हैं। तो मतलब दोबारा देख लेते हैं, एंड क्या करता है कि एंड में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, जबकि और में किसी एक का भी कंडीशन, कोई भी एक भी कंडीशन फुलफ़िल हो रही हो तो वो इफ़ का ब्लॉक यूज़ करने देगा। अब इसको विद एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक वोटिंग सिस्टम है जहाँ पर जो पर्सन अलाउड है वो सिर्फ फीमेल है, मतलब अगर मैं फ़ीमेल को ईजी करने के लिए 2 से रिप्रेजेंट करूँ, पर्सन सिर्फ फीमेल अलाउड है और उनकी एज होनी चाहिए अबव 18, मतलब अगर हम एज 19 कर ले, जब ये दोनों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही होंगी तभी इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, मतलब तभी वो मुझे प्रिंट करवाए कि द पर्सन इज़ एलिजिबल टू वोट, वरना वो प्रिंट करवाए कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो सिंपली ये देख लेते हैं कि इफ़ पर्सन इज इक्वल्स टू 2, मतलब अगर फीमेल पर्सन फीमेल है और उसकी एज है ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अच्छा, ये चीज़ है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये भी हमने नहीं पढ़ा, ये बिल्कुल इससे ही नेक्स्ट टॉपिक है। तो वैसे मैथमेटिक्स में तो ये चीज़ हम देखते हैं कि ये वाली चीज़ समझ में थोड़ी बहुत तो आ रही होगी कि अगर एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो, मतलब या तो 18 से बड़ी हो या 18 के बराबर, मतलब या तो पर्सन जो है ना, वो लड़की जो है वो 18 की ही हो या 18 से बड़ी हो, तो जो है ना वो अलाउ करेगा यहाँ पर वोट करने को। एक सिंपल से एग्जांपल में देखते हैं ये चीज़। console.log लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। अब यहीं पर अगर ये दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी ट्रू ना हो तो उसको क्या प्रिंट करना चाहिए, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। सिंपल सी ये दोनों चीज़ें प्रिंट करेगा वो, अगर कंडीशन ट्रू होती है या उसके ना होने की सूरत पे। तो इसको सेव करेंगे। अभी क्या हो रहा है, अभी ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं कि पर्सन है भी फीमेल और उसकी एज ग्रेटर देन 18 भी है, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू है, तो अभी उसको क्या प्रिंट करना चाहिए, यू आर एलिजिबल टू वोट। इसको सेव करेंगे, यहाँ पर आते हैं तो उसने मुझे क्या दिया, यू आर एलिजिबल टू वोट। अभी तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू थी तो उसने मुझे यू आर एलिजिबल टू वोट ये वाला कोड एग्जीक्यूट करने दिया है इफ़ के ब्लॉक में जो भी कोड लिखा हुआ था। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो मुझे एल्स के ब्लॉक पे लेके जाएगा। तो ये चीज़ भी देख, अच्छा मैंने इधर इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू लगाना चाहिए, क्योंकि इक्वल्स टू तो असाइन करने के लिए यूज़ होता है जब हमें इक्वालिटी चेक करनी हो कि पर्सन 2 ही है, तो ऐसे केसेस में हम डबल इक्वल्स टू यूज़ करते हैं। ये भी हम आगे पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स में। अब अगर मैं ये समझूँ कि 1 इज़ रिप्रेजेंटिंग मेल एंड 2 इज़ रिप्रेजेंटिंग फीमेल, तो अगर मैं यहाँ पे पर्सन को कर दूँ 1 और हमारी कंडीशन क्या है कि पर्सन को क्या होना चाहिए, फीमेल, और एज उसकी होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 10। एज अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ही है, लेकिन अब पर्सन क्या है, मेल है।
तो अब देख लेते हैं कि वो मुझे एक कंडीशन अभी ट्रू हो रही है लेकिन दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं है, तो अब मुझे वो क्या करेगा, अब मुझे वो अब मुझे वो देगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, क्योंकि एंड ऑपरेटर की एक कंडीशन ये होती है कि दोनों साइड्स को ट्रू होना ज़रूरी है, दोनों कंडीशंस को ट्रू होना ज़रूरी है, वरना आप जो है ना वो इफ़ का ब्लॉक या जहाँ पे भी ये एंड ऑपरेटर लगा हुआ हो आप वो यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर यहीं पे हम और ऑपरेटर देखें, लॉजिकल और को देखें, तो लॉजिकल और की क्या कंडीशन होती है, दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाए, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफ़िल हो रही हो तो आप जो है वो प्रिंट कर दो यू आर एलिजिबल टू वोट, वरना आप प्रिंट कर दो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। अब अगर हमारी कंडीशन हम कहें कि ये हो गई है कि पर्सन जो है वो फीमेल, या तो पर्सन फीमेल हो या तो पर्सन की एज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो, तो ऐसे केसेस में हम लॉजिकल और का यूज़ करते हैं। अब इसको सेव करते हैं। इसने मुझे दिया यू आर एलिजिबल टू वोट, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी था इस केस में। अगर तो दोनों ट्रू हो रही हूँ तो भी जो है ना वो मुझे यू आर एलिजिबल टू वोट ही देगा। यहाँ पे देखें तो यू आर एलिजिबल टू वोट। लेकिन अगर मैं दोनों को ही फॉल्स कर दूँ कि भाई ये पर्सन भी जो है ना वो फीमेल है और सॉरी ये पर्सन भी जो है वो मेल है और इसकी एज भी नहीं, यहाँ तो चेंज नहीं करेंगे, इसकी एज भी लेस देन 18 है। तो यहाँ पे अगर हम सेव करें तो उसने मुझे क्या दिया, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। मतलब ये कि कोई एक कंडीशन का ट्रू होना तो और ऑपरेटर के लिए भी ज़रूरी है, लॉजिकल और के लिए। अच्छा, अगर हम बात करें लॉजिकल नॉट की, तो लॉजिकल नॉट क्या करता है, लॉजिकल नॉट का काम होता है कोई भी अगर आपने स्टेटमेंट लिखी है उसको इन्वर्स करना। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल इस तरह से हो सकती है कि अगर मैं एक सिस्टम बनाऊं जहाँ पे मुझे लॉगिन चेक करना है कि लॉगिन हुआ है कि नहीं, तो वहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल ना बनाऊं, फॉर एग्जांपल इज़ लॉग्ड इन, अगर मैं इसको कर दूं इसको अगर मैं कर दूं ट्रू, ठीक है, इस लॉगिन में अभी क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ट्रू। तो मैंने क्या बताया, लॉजिकल और का क्या काम होता है, वो क्या करता है कि आप जब भी लॉजिकल नॉट कहीं पे भी लगाते हो तो वो उस वैल्यू को इन्वर्स कर देता है, मतलब उस वैल्यू को उल्टा कर देता है। अगर मैं लगाऊं इज़ लॉग्ड इन नॉट, नॉट पहले लगता है, नॉट लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को हम पहले लगाते हैं, उसके बाद मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि कंसोल डॉट लॉग प्लीज़ लॉग इन और एल्स, अभी मैं ये समझाती हूँ कि इधर काम क्या हो रहा है, वेलकम बैक, ठीक है। अब वो यहाँ पर काम क्या करेगा, इस लॉग्ड इन की वैल्यू क्या थी, ट्रू थी, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी वैल्यू होती है उसको वो इन्वर्स कर देता है। अब उसने यहाँ पे कंडीशन क्या कहती है कि अगर अब इज़ लॉग्ड इन की वैल्यू क्या हो गई, इन्वर्स होने के बाद इज़ लॉग्ड इन की वैल्यू हो गई फॉल्स। तो कंडीशन क्या चेक कर रही है कि भाई अगर इज़ लॉग्ड इन फॉल्स हो, मतलब अगर बंदे ने लॉगिन ना किया हुआ हो तो वो प्रिंट करवाए प्लीज़ लॉग इन, वरना तो वेलकम बैक। वेलकम मतलब ये कि अभी वैसे तो इज़ लॉग्ड इन के अंदर वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो उसको एल्स में ही जाएगा, वो वेलकम बैक ही होगा। लेकिन क्या कि अगर इन केस ना हो, वो इज़ लॉग्ड इन उसने ना किया हुआ हो, तो वो मुझे क्या प्रिंट करे, प्लीज़ लॉग इन। तो अब देखते हैं, उसको देना चाहिए हमें वेलकम बैक, क्योंकि इज़ लॉग्ड इन की वैल्यू क्या है, ट्रू। तो इस तरह से हमारा लॉजिकल नॉट वर्क कर रहा होता है कि हम वहाँ पे ये लगाते हैं जब हमें चेक करना हो कि अगर इसके अलावा कोई वैल्यू हो, मतलब इसका उलट हो, मतलब ट्रू का उलट फॉल्स यहाँ पर हो, इज़ लॉग्ड इन ना किया हुआ हो उसने, तो भाई प्रिंट करवा देना प्लीज़ लॉग इन। लेकिन क्योंकि अभी किया हुआ था, ये तो हमने कंडीशन के लिए ये वाली चीज़ लिखी थी, तो वो मुझे क्या प्रिंट करके दे रहा है, वेलकम बैक। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट सेट पर, जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। बहुत इजी ऑपरेटर्स होते हैं, ये अपने नाम से ही डिफाइन है कि इसके अंदर कंपैरिजन हो रही होती है। ये यूज़ होता है, अगर हम एक एक करके देखें तो ये यूज़ होता है ये चेक करने के लिए कि इसके इस तरफ भी और इस तरफ भी जो दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपस में इक्वल हैं। ये बेसिकली रिटर्न करते हैं बूलियन वैल्यूज़ को, मतलब या तो ट्रू या तो फॉल्स। बाय डिफ़ॉल्ट इनकी जो रिटर्न टाइप होती है वो बूलियन होती है। मतलब ये कि यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है और यहाँ पर
पे जो वैल्यू लिखी हुई है, अगर दोनों ट्रू हैं तो वो, अगर दोनों आपस में इक्वल हैं तो वो मुझे क्या प्रिंट करेगा, ट्रू, वरना फॉल्स। अच्छा एक और चीज़, अगर इसको अच्छा चलें कोड में साथ साथ देख लेते हैं ताकि चीज़ें और मज़ीद क्लियर हों। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इफ़ की कंडीशन में, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ इफ़ 5 इज़ इक्वल्स टू 5, तो वो मुझे क्या प्रिंट करे, इक्वल, वरना क्या प्रिंट करे, नॉट इक्वल। तो अब वो यहाँ पे क्या करेगा, मैंने आपको क्या बताया, इक्वल टू का जो ऑपरेटर होता है वो क्या चेक करता है कि इसके दोनों तरफ सेम वैल्यू है, तो वो मुझे प्रिंट करेगा। अगर ये चीज़ ट्रू हो जाएगी तो वो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, वरना वो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा मैंने इसको कोटेशंस में नहीं रखा जिसकी वजह से ये मुझे एरर भी दे रहा है, मैं इसको कोटेशंस में सेव करवा देती हूँ। अच्छा ये मैंने सेव किया और हम यहाँ पर आते हैं अपने कंसोल पर, तो इसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया, इक्वल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी दोनों वैल्यूज़ इक्वल है। अच्छा आपने अगर एक बात यहाँ पे नोट ना की हो तो मैंने जो दूसरा वाला 5 है वो मैंने रखा है डबल कोटेशन के अंदर, और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर जो भी चीज़ होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। तो बेसिकली अभी यहाँ पर जो है ये 5 एक स्ट्रिंग है, 5 एक नंबर नहीं है, लेकिन क्योंकि इक्वल्स टू ऑपरेटर सिर्फ वैल्यू चेक करता है कि अगर दोनों तरफ वैल्यू इक्वल है तो वो जो है ना हमें ट्रू देगा, मतलब वो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने देगा। तो इससे यहाँ पे हमारे पास इक्वल आ रहा है। लेकिन अगर हम इसी के साथ दूसरा इसका कंपैरिजन ऑपरेटर देखें तो उसमें क्या होता है, हम 3 इक्वल्स टू जब लगाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, आप ये भी चेक करो कि वैल्यू इक्वल है और आप ये भी चेक करो कि वैल्यू की जो टाइप है वो भी इक्वल होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर एक और इक्वल्स टू लगाऊँ तो वो क्या चेक करेगा कि वैल्यू की टाइप भी इक्वल हो, मतलब ये कि दोनों तरफ नंबर या दोनों तरफ स्ट्रिंग हो और इन दोनों की वैल्यू भी 5 हो, मतलब इन दोनों की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। अब मैं इसको यहाँ से सेव करूँ तो हम कंसोल पर आते हैं तो ये मुझे दे रहा है नॉट इक्वल। क्यों, क्योंकि वैल्यू तो इक्वल है लेकिन इसकी टाइप इक्वल नहीं है, एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है। तो अब इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू के बीच का फ़र्क थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। अगर हम देखें इसकी नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर नॉट इक्वल, ये इसी का इक्वल्स टू का ये इसका इन्वर्स होता है। अगर दोनों तरफ की कंडीशंस इक्वल नहीं होंगी तो वो हमें ट्रू देगा, मतलब इसका समझे इन्वर्स होता है। ये इक्वल होने पे ट्रू दे रहा था और ये अगर नॉट इक्वल होंगी तो ट्रू देगा। अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि ये किस तरह से शो होगा। अच्छा यहाँ पे मैंने ये लगाया और इसको अगर मैं कर दूँ यहाँ पे 6, तो ये अभी क्या चेक करेगा, ये वैल्यू चेक करेगा। इसमें भी हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है, हम जब डबल इक्वल्स टू लगाते हैं तो वो ये वाला काम कर रहा होता है लेकिन थोड़े से अलग तरीके से, मतलब जो फ़र्क इन दोनों में है वही फ़र्क इन दोनों में भी है, लेकिन क्या होता है कि टाइप, वो भी ये वाला ऑपरेटर भी टाइप चेक करता है और ये वाला भी ऑपरेटर टाइप चेक करता है। लेकिन ये क्या करता है कि अगर टाइप और वैल्यू इक्वल हो तो वो ट्रू देता है, और ये क्या करता है अगर टाइप और वैल्यू इक्वल हो तो वो फॉल्स देता है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है इन दोनों में। अच्छा अगर मैं यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर ये नॉट इक्वल हों, ये कंडीशन क्या करेगी हमारे पास, अगर ये दोनों चीज़ें नॉट इक्वल होंगी तो वो मुझे ये प्रिंट करेगी नॉट इक्वल। मैं यहाँ पे नॉट कर देती हूँ और यहाँ पे मैं कर देती हूँ इक्वल। तो ये कंडीशन क्या चेक करेगी, एक बार दोबारा देख लें कि ये कंडीशन चेक करने वाली है कि अगर ये दोनों नॉट इक्वल हों, मतलब अगर ये चीज़ कंडीशन फुलफ़िल हो रही हो, ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, मतलब नॉट इक्वल प्रिंट होगा, वरना इक्वल प्रिंट होगा। जो हमारे पास एक सेंस भी बना रहा है यही प्रिंट होना चाहिए। अब इसको सेव करेंगे, यहाँ पे कंसोल पे आके देखेंगे तो उसने मुझे नॉट इक्वल दिया, मतलब 5 और 6 तो आपस में इक्वल नहीं है तो इसलिए उसने मुझे नॉट इक्वल प्रिंट करके दिया। ये कंडीशन बेसिकली ट्रू हो गई तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डबल इक्वल्स टू नॉट ऑपरेटर के साथ, तो वो क्या करेगा, वो क्या चेक करेगा कि वो मुझे ये भी चेक करेगा कि ये वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए, सॉरी ये वैल्यू भी डिफरेंट होनी चाहिए और इनकी
टाइप भी डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब अभी क्या है कि इनकी वैल्यू भी डिफरेंट है, इनकी टाइप भी डिफरेंट है, तो वो अभी भी ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो अब हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पे कंसोल पर आएंगे तो इसने मुझे अभी भी क्या दिया, नॉट इक्वल, क्योंकि अभी भी ना टाइप इक्वल है ना नंबर इक्वल है। तो अगर मैं इसको इक्वल कर दूं, अब एक बार देख लेते हैं, अगर मैं इनको, मैंने दोनों जगह अगर मैं रख दूं 6 ही रख दूं, मतलब स्ट्रिंग का 6 रख दूं, मतलब अभी क्या हो रहा है कि अभी वैल्यू भी इक्वल है और उनकी टाइप भी इक्वल है, तो मुझे वो क्या प्रिंट करना चाहिए, मतलब ये वाली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। मतलब नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर क्या करेगा, अब ये चेक करने के लिए है कि भाई इनकी टाइप भी इक्वल नहीं, अगर इनकी टाइप भी इक्वल ना हो, अगर इनकी वैल्यू भी इक्वल ना हो, तो आप मुझे नॉट इक्वल प्रिंट करके दो, वरना आप इक्वल प्रिंट करो। तो अभी क्या है, ये इक्वल है, ये वाली कंडीशन हो जानी चाहिए फॉल्स, और यहाँ पे इसको प्रिंट करना चाहिए इक्वल, तो इसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया, इक्वल। इसी तरह हमारे पास इसका नेक्स्ट ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन, लेस देन। ये चीज़ें तो हमने मैथमेटिक्स में भी देखते रहते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था ग्रेटर देन और इक्वल टू का क्या सीन होता है। यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, ये चेंज कर दूँ, यहाँ पे ये लिखूँ, और इसको स्ट्रिंग और नंबर तो मैंने टाइप समझाने के लिए लिखा था, यहाँ पे मैं कर दूँ 6। इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 6, तो आप मुझे क्या प्रिंट करना कि 5 इज़ ग्रेटर, वरना आप मुझे क्या प्रिंट करके देना कि 6 इज़ ग्रेटर। मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ, ये 5 को 6 कर देते हैं। तो अगर वही वाली चीज़ कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, वरना एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा जो क्या कहता है 6 इज़ ग्रेटर। तो अभी ये वाली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि ये वाली कंडीशन में 5 तो 6 से ग्रेटर नहीं होता है, इसलिए ये क्या प्रिंट करके देना चाहिए इसको मुझे, 6 इज़ ग्रेटर। अब यहाँ पर आएंगे, कंसोल पे देखेंगे तो उसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया, 6 इज़ ग्रेटर। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँ एज का, और यहाँ पे मैं लिखूँ इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो वो मुझे प्रिंट करके दे कि यू कैन वोट, और वरना वो मुझे क्या प्रिंट करे, एक सेकेंड, यू कैन नॉट वोट। अगर एज इक्वल टू 18 हो या ग्रेटर देन 18 हो तो वो उसको प्रिंट करना है यू कैन वोट, वरना यू कैन नॉट वोट। अभी एज क्या है, अभी एज ना 18 है ना 18 से बड़ी है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, यू कैन नॉट वोट। यहाँ पे देख लेते हैं ये चीज़, अच्छा रुकिए, ये मैंने शायद सेव नहीं किया, आते हैं इधर। इसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया, यू कैन नॉट वोट, क्योंकि एज कम थी। अगर मैं इसको कर दूं 18 भी कर दूं ना, तो हमारी कंडीशन क्या कहती है, या तो 18 के बराबर हो, इस वैल्यू के बराबर हो, या इससे बड़ी हो। तो अभी इस वैल्यू के बराबर हो गई है, तो भी वो मुझे क्या प्रिंट करके देगा, यू कैन वोट। ठीक है, यही चीज़ इसी की उल्टी चीज़ होती है, समझे। लेस देन का ऑपरेटर, लेस देन का ऑपरेटर क्या करेगा कि इसको मैं यहाँ से चेंज करके कर, अच्छा चले मैं इसी को एज एन एग्ज़ाम्पल यूज़ कर लेती हूँ। अगर एज लेस देन 18 हो तो क्या प्रिंट करना, यू कैन नॉट वोट, वरना क्या प्रिंट करना, यू कैन वोट। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये प्रिंट करना, वरना ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो ये। तो इस कंडीशन के मुताबिक अभी ये चीज़ क्या हो रही है, अगर मैं यहाँ पे 17 कर दूँ, एज अगर 17 मतलब अगर एज 18 से छोटी हो तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और यहाँ पे प्रिंट होगा यू कैन नॉट वोट, वरना प्रिंट होगा यू कैन वोट। अब इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है यू कैन नॉट वोट, क्योंकि एज हमारी थी 17। इसी तरह अगर मैं लिखूँ लेस देन इक्वल टू 18, मतलब या तो एज अगर एज लेस देन हो या इक्वल टू 18 हो तो वोट नहीं करने देना, वरना वोट करने देना। इसको यहाँ से सेव करते हैं, तो उसने मुझे क्या दिया, यू कैन नॉट वोट, यू कैन नॉट वोट। अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ पे 19 कर दूँ तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, कि एज ना तो लेस देन 19 ना तो लेस देन 18 है, ना इक्वल टू 18 है।
तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, ये वाली कंडीशन चलेगी। यू कैन वोट लिखा हुआ आएगा हमारे पास। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आएंगे तो इसने मुझे क्या दिया, यू कैन वोट। ठीक है, तो ये सिंपल सी कहानी होती है हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन, लेस देन और नॉट इक्वल, इक्वल ऑपरेटर्स की। अब आ जाते हैं हम टर्नरी ऑपरेटर पे। ये थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर है। ये बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक इफ़ एल्स का शॉर्ट हैंड ऑल्टरनेटिव होता है। हम इसको विद एग्जांपल देख लेते हैं। अब यही कंडीशन अगर हम चाहें तो ये सारा ब्लॉक ऑफ कोड लिखने के बजाय एक लाइन में ये चीज़ लिख सकते हैं। अगर मैं एक वेरिएबल यहाँ पे बनाऊँ, लेट रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू, सॉरी ये वाई लग गया इधर, लेट रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू, यही सेम कंडीशन हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे। टर्नरी ऑपरेटर का ये बेसिक सिंटेक्स होता है कि कंडीशन आती है पहले कि अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो क्या करे, लिखे कि यू कैन वोट, वरना कोलोन लगाते हैं। और अगर इस कंडीशन के फॉल्स हो जाने पे वो क्या लिखे, यू कैन नॉट वोट। ये सिंपल सा टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स होता है कि पहले कंडीशन आती है, फिर क्वेश्चन मार्क आता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली चीज़ आप करो, वरना अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप ये करो। यहाँ पे क्या है कि एज 19 है, मतलब एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मतलब एज इज़ ग्रेटर देन 18, तो वो क्या करेगा, यू कैन वोट वो प्रिंट करेगा। ये चीज़ मैं यहाँ से हटा देती हूँ ताकि इसी बार का हमें नज़र आए। और क्योंकि ये चीज़ रिज़ल्ट में सेव हो जाएगी तो मैं यहाँ पे रिज़ल्ट को करवा दूँगी प्रिंट। सॉरी ये हटाएंगे, रिज़ल्ट एक वेरिएबल है तो हमने इसको यहाँ पे करवा देना है प्रिंट। अब क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो उसने मुझे क्या दिया, यू कैन वोट। क्योंकि ये कंडीशन हो रही थी ट्रू, उसने ये वाली साइड को एग्जीक्यूट किया और उसने प्रिंट करवा दिया यू कैन वोट। तो ये सिंपल सी चीज़ होती है टर्नरी ऑपरेटर में। हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कंप्लीट कर लिए। अब लास्ट सेट जो हमारे पास बचा है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स तो बहुत ही सिंपल मैं सब ये कह रही हूँ, लेकिन ये वाकई में बहुत सिंपल और बहुत इजी होते हैं। ये बस असाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। मतलब कि इक्वल्स टू तो हम लोग अभी यूज़ करते ही आ रहे हैं कि भाई जो भी चीज़ यहाँ पर हम लिखते हैं, जो भी वैल्यू या कोई भी अगर वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है तो वो इस साइड वाले वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी, मतलब इस साइड वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं अगर हम इन्हें देखें तो इसका क्या मतलब होता है, ये शॉर्ट हैंड होता है इस एक्सप्रेशन का। हम चाहें तो ये लिखें कि x और y की वैल्यूज़ को प्लस करके x में स्टोर करवा देना। हम चाहें तो इस तरह से लिखें कि प्लस इक्वल्स टू, मतलब y के अंदर की वैल्यू को x के अंदर प्लस करवा के x के अंदर स्टोर करवा देना। चाहे तो हम ये वाली एक्सप्रेशन लिखें, चाहें तो ये लिखें। यही सेम काम जो है ना बाकी के ऑपरेटर्स, मतलब माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू और डिवीजन इक्वल्स टू, मॉडुलस इक्वल्स टू और एक्सपोनेंशियल इक्वल्स टू के साथ भी ही सेम काम होता है। इसको एक बार छोटी छोटी एग्जांपल से कोड में देख लेते हैं ताकि ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर अभी x की मौजूदा वैल्यू क्या चल रही है, चलो उसको छोड़ो, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ कि अगर x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू लेट्स से 7 है तो वो क्या करे, सबसे पहले हम पहला वाला देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग x इज़, सॉरी इसको हटाएंगे, x इज़ इक्वल्स टू y। मतलब x के अंदर जो भी वैल्यू है वो, सॉरी जो y के अंदर जो भी वैल्यू है वो आप x को असाइन करके इसको करवा दो प्रिंट। इसको सेव करते हैं तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, 7। यहाँ पर आएंगे तो इसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया, y की वैल्यू, क्योंकि वो x के अंदर असाइन हो गई थी। ये वाला काम तो हम करते रहते हैं। अब हम देख लेते हैं दूसरे असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हमने अभी तक यूज़ नहीं किए हैं। यहाँ पे ये लिखूँगी और इसके साथ लगा दूँगी प्लस। मतलब क्या कि इसका मतलब क्या है कि या तो आप इसको इस तरह से लिखो कि x के अंदर जो भी वैल्यू है उसको y में प्लस करके x के अंदर स्टोर करवा दो, या आप इस तरह से शॉर्ट हैंड तरीके से लिख दो। तो x के अंदर क्या वैल्यू है 6, y के अंदर 7, तो 13 स्टोर हो जाएगा x में। इन दोनों लाइंस में प्रिंट क्या होना चाहिए, दोनों ही लाइंस में 13 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल होती हैं। इसको सेव करेंगे, ब्राउज़र पर आएंगे तो एक सेकेंड, अच्छा वो इधर x की वैल्यूज़ ही चेंज हो गई थी ना, इसलिए सॉरी। मैं इधर x को वापस से 6 और y को वापस से
7 कर देती हूँ ताकि आपको सेम रिज़ल्ट नज़र आए। इसको सेव करेंगे और इधर भी मैं दोबारा जो है ना वो अपडेट कर देती हूँ ताकि जो है ना, क्योंकि फिर यहाँ पर x की वैल्यू 7 हो चुकी होगी तो आपको वो डिफरेंट रिजल्ट्स नज़र आएंगे। इसको सेव किया, यहाँ पर आए तो देखें इस लाइन में भी हमें 13 दिया है, इस लाइन में भी हम यही सेम काम करें। इसको हम बार बार x और y की वैल्यू को अपडेट करते रहेंगे ताकि जो चीज़ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद जो रिज़ल्ट स्टोर हो रहे हैं x में तो वो उससे हमारे आंसर्स डिफरेंट ना हो जाएं। अच्छा, अब मैं यही सेम काम करवाती हूँ माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस और एक्सपोनेंशियल के साथ। अच्छा, इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये यहाँ से लेंगे और ये चीज़ मैं जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड में कर लेती हूँ। अब वो चीज़ जो हमने एडिशन के साथ देखी थी कि एडिशन के लिए हम x और y को ऐड करने के लिए हम चाहें तो ये वाली एक्सप्रेशन लिखें ये या ये वाली, ये चीज़ मैंने बाकी ऑपरेटर्स के साथ भी यहाँ पर लिख दी है कि या अगर हम चाहें तो x माइनस वाई को पहले माइनस करवा के x में स्टोर करवाएं या यहाँ पर इस वाली एक्सप्रेशन के साथ भी यही सेम काम करें। मैंने बार बार x और y के वैल्यू को अपडेट कर दिया ताकि वो ऑपरेशंस जो ऊपर परफॉर्म हो रहे हैं उनकी वजह से आंसर्स में चेंजिंग ना आए। तो बेसिकली होना क्या चाहिए कि ये दोनों चीज़ें इक्वल आनी चाहिए, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में और एक्सपोनेंशिएशन में। इसको यहाँ से सेव करेंगे, यहाँ पर आएंगे ब्राउज़र पर तो हम क्या देख रहे हैं कि जो दो के सेट जो हमने बनाए थे वो इक्वल आ रहे हैं। मतलब क्या कि ये वाली एक्सप्रेशन इनसे इक्वल आ रही है। तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, यही होना चाहिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। यही कॉन्सेप्ट है कि भाई आप चाहो तो आप ये चीज़ लिखो या आप चाहो तो आप ये चीज़ लिखो। अब मैंने आप लोगों से कहा था कि जो डेटा टाइप्स का टॉपिक था और जो नेक्स्ट टॉपिक मतलब जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला था ऑपरेटर्स का, वो हम मिला के एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो वो ये रहा प्रैक्टिस सेट। अब एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो और ख़ुद से ये पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके आओ। ये मैंने गिटहब पर भी अपलोड किया हुआ है, चाहो तो वहाँ से देख लो, वरना ये वीडियो यहीं पे पॉज करके ये वाला प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लो। फिर यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो आप आंसर्स को मैच करवा सकते हो। अभी हम एक एक करके ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास MCQs क्या है कि व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड आउटपुट। इसमें डेटा टाइप्स के हवाले से ये चीज़ है कि ये जो है वैल्यू, ये इसकी अगर हम टाइप प्रिंट करें, मतलब इस वेरिएबल के अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर हुई हुई है, तो अगर हम इस वेरिएबल की टाइप, इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर हुआ है उसकी टाइप प्रिंट करवाएं तो हमें वो क्या देगा। तो मैंने क्या बताया था कि डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई होती है वो क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। तो वो मुझे क्या प्रिंट करके दे देगा, स्ट्रिंग प्रिंट करके देगा। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के क्वेश्चन की तरफ। इसमें पांचों ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हमने देखे थे। सिर्फ एक्सपोनेंशिएशन का यहाँ पे ऑपरेटर मिसिंग है तो वो भी हम देख लेंगे। तो इसमें हमें क्या कह रहा है कि आप दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करो, नंबर 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड नंबर 2 इज इक्वल्स टू नंबर 1 इज इक्वल्स टू 20 एंड नंबर 2 इज इक्वल्स टू 4, और उस पर 5 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस करवाओ और वो रिज़ल्ट को करवा दो प्रिंट। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैं क्या करती हूँ कि मैं ये सारा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको गिटहब पर भी प्रोवाइड कर दूँगी, तो मैं ये सारी चीज़ें कर देती हूँ कमेंट आउट। बाद में मैं इसको प्रॉपरली जो है ना वो अरेंज करके प्रिंट करूँगी ताकि इजीली समझ में आए। अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि आप दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करो, नंबर 1 इज इक्वल्स टू 20 एंड नंबर 2 इज इक्वल्स टू, वो मैं भूल गई, जाके देखती हूँ दोबारा। लेट नंबर 1 इज इक्वल्स टू 20 एंड लेट नम 2 इज इक्वल्स टू, आई गेस 40 था, ओ सॉरी 4 था, ठीक है 4 है। और उस पर आप पांचों बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा दो और उसको प्रिंट करवा दो। तो हम ये चीज़ एक ही लाइन में कर सकते हैं। console.log num1 प्लस num2, ये चीज़ जो भी इसका आंसर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। आप चाहो तो इसका जो आंसर है वो अलग वेरिएबल में स्टोर करवा के प्रिंट करवाओ। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करवा दिया ताकि काम जो है ना वो जल्दी जल्दी हो जाए, ताकि वीडियो इतनी लंबी भी ना हो। अच्छा, ये मैंने कितनी बार, 5 बार प्रिंट करवा दिया, 6 बार करवा देते हैं।
ताकि 6 ऑपरेशन है वहाँ पे 5 मेंशन हुए हैं। num1 को एक बार num2 से हमें माइनस करवा के दिखाना है, एक बार डिवाइड करवा के, और एक बार इसको मल्टीप्लाई करवा के, एक बार इनका रिमाइंडर, और एक बार इनका एक्सपोनेंशिएशन करनी है। एक बार सेव करेंगे, हम अपने ब्राउज़र पर आएंगे और इसने मुझे वो मेरे 6 के 6 अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके प्रिंट करवा दिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे उसने मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेक 2 वेरिएबल्स लाइक लेट मार्क्स इज इक्वल्स टू 85 एंड लेट पासिंग मार्क्स इज इक्वल्स टू 40। मतलब एक कोई स्टूडेंट है जिसके मार्क्स आए हैं 85 और पासिंग मार्क्स जो उस एग्ज़ाम के थे वो थे 40। तो अब मुझे यहाँ पे चेक क्या करना है कि अगर मार्क्स जो है ना, उसने मुझे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट अप्रोप्रिएट कंसोल मैसेजेस। मतलब क्या कि अगर मार्क्स जो है ना वो ग्रेटर देन पासिंग मार्क्स हो तो आप जो है ना ये कंडीशन लगा के ये चीज़ चेक करना, अप्रोप्रिएट जो भी मैसेजेस प्रिंट होने चाहिए इन कंडीशंस पे आप वो साथ साथ प्रिंट करवाते रहो। तो वो एक एक करके ये चीज़ कंडीशंस लगा कर हम ये चीज़ देख लेते हैं। उसने मुझे यहाँ पे क्या बोला है, मैं इसको भी यहाँ पे कर देती हूँ कमेंट आउट ताकि नज़र आए जो काम हम अभी करने लगे हैं। मार्क्स कितने हैं, इधर आएंगे, लेट मार्क्स इज इक्वल्स टू 85 और लेट पासिंग मार्क्स इज इक्वल्स टू 40। तो हमारी कंडीशन उसने हमें क्या बोली है कि आप क्या चेक करो कि इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू पासिंग मार्क्स तो कोई अप्रोप्रिएट सा मैसेज प्रिंट हो जाए। मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ, स्टूडेंट हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम, वरना एल्स अगर हम चाहें तो एल्स का ब्लॉक दें, वरना हम ना दें। तो हम अभी कंडीशंस को सारी को ही ट्रू करते हुए चलेंगे, तो अभी हमें एल्स के ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसने हमें क्या कहा था कि दूसरी क्या चीज़ चेक करनी है कि इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन पासिंग मार्क्स। अच्छा, पहली तो ये कंडीशन में चेक कर ली कि अगर मार्क्स जो है ना वो पासिंग मार्क्स से ग्रेटर हो तो आप, मैंने क्या प्रिंट करवा दी कि द स्टूडेंट हैज़ पास द एग्ज़ाम। अब दूसरी क्या चीज़ थी कि इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन 100। मतलब कि मैं इसी चीज़ को यहाँ पर कर लेती हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देती हूँ कि पेस्ट, कि इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन 80 एंड यहाँ पे ऐसी कंडीशंस के लिए मैंने आपको बताया था कि जब हमें दो कोई कंडीशंस देखनी हो और हमें चाहिए हो कि दोनों कंडीशंस फुलफ़िल हो तो कोई काम हो, तो वहाँ पे हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं कि इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन, इफ़ मार्क्स आर लेस देन 100 तो क्या प्रिंट हो कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि योर ग्रेड इज़ ए। अच्छा, यहाँ से डबल कोटेशन गायब हो गई है, ठीक है। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 हो और मार्क्स लेस देन 100 हो तो क्या प्रिंट होना चाहिए, योर ग्रेड इज़ ए। तो अभी हमारी ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है तो हमें वो क्या प्रिंट करके देगा, ए, योर ग्रेड इज़ ए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या, तीसरी चीज़ क्या थी, क्या चेक करनी थी कि इफ़ मार्क्स आर नॉट इक्वल टू 100, मतलब कि मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पे ये चीज़ मैं हटा दूँगी। इफ़ मार्क्स आर नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर लगाएंगे, नॉट इक्वल टू 100 तो मैं क्या प्रिंट करवाऊँ कि यू were not able to achieve full marks। अब इसको सेव कर देंगे। अब इधर होगा क्या कि अगर मार्क्स आपके जो भी मार्क्स हैं स्टूडेंट के वो अगर नॉट इक्वल टू 100 हैं तो आप मुझे प्रिंट करके दो यू वर नॉट एबल टू अचीव फुल मार्क्स। तो अभी ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है क्योंकि मार्क्स हमारे पास 100 नहीं है, मार्क्स 85 हैं। तो यहाँ से सेव करेंगे और ब्राउज़र पर आएंगे
तो उसने मुझे क्या लिख के दिया, यू वर नॉट एबल टू अचीव फुल मार्क्स, क्योंकि वो कंडीशन फुलफ़िल हो रही थी। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। हमने ये प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर लिया है। होप कि आप लोगों ने भी ये सॉल्व किया होगा, कैसे सॉल्व किया होगा। कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं थी, बल्कि जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वही थी, उन्हीं में से थी ये चीज़ें। को फिर रिकमेंड करूँगी कि ये चीज़ें साथ साथ सॉल्व करते रहें, कोड की प्रैक्टिस करते रहें, ताकि चीज़ें जो समझ में आ रही हैं वो साथ साथ जो है ना वो प्रैक्टिस हो जाएंगी ना, तो आपको एक तरीके से दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएंगी। यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स का टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। अब आज के लिए बस इतना ही था। आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देख लेंगे। और मैं दोबारा यही बात कहूँगी कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो या कोई फ़ीडबैक हो, तो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें, या जो भी हमारे सोशल मीडिया लिंक्स नीचे मौजूद हैं आप हमें वहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ पे रिप्लाई करें, या बेटर रहेगा आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ें जो है ना हमें बताएं, ताकि हम जो है ना या तो उस चीज़ को इम्प्रूव करें या आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हों उसको क्लियर करें। तो दैट वाज इट फॉर टुडे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।